इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, जिससे 2 प्रश्न जो है, अगर आप पीछे एनटीपीसी देखे होगे, ग्रुप डी देखे होगे, तो उसमें प्रश्न बनते ही हैं। काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, तेज़ी से कंप्लीट करते हैं अच्छे से। तो यहाँ से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। पहला दिया है इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्होंने कब किया था गठन? 1962 में, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। ये किसके अंतर्गत कार्य करता था? परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसे ही इसरो नाम दिया गया। मुख्यतः इसरो पहले किस नाम से था? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, अनुसंधान संस्थान, जो कि 1962 में स्थापित हुआ था, परंतु 15 अगस्त 1969 को इसका पुनर्गठन किया गया और ये बन गया इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। इसरो किसके अंतर्गत कार्य करता है? अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। ये कब स्थापित किया गया था? 1972 में। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैकडेनेल चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला सॉन्डिंग रॉकेट नाइक एपास, जो कि अमेरिका से निर्मित किया गया था, उसको थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है उससे प्रक्षेपित किया गया था। थुम्बा से। नाम क्या है इसका? नाइक एपास। किसने डेवलप किया था? अमेरिका ने डेवलप किया था और ये 1963 में गया था। ये एक सॉन्डिंग रॉकेट था, सॉन्डिंग रॉकेट। अब यहाँ पे अंतरिक्ष की क्षेत्र में जो कुछ उपलब्धियाँ कह लो वो है, तो पहला जो अंतरिक्ष यान स्पुतनिक फर्स्ट था, रसिया के द्वारा, पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित करने वाला पहला उपग्रह था। कौन सा? स्पुतनिक फर्स्ट। और ये कब गया था? 1957। अगर बात करें 1957 की, तो एक साल बाद यानी 1958 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। मतलब डीआरडीओ की स्थापना से एक साल पहले स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया था रूस ने। फिर आता है स्पुतनिक 2, 1957 में ही, एक महीने के बाद। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ता, जिसका नाम था लाइका, इसको ले जाने वाला उपग्रह था। तो लाइका जो जीवित कुत्ता गया हुआ था, इसको रूस ने ही भेजा था और ये था स्पुतनिक 2। उसके बाद स्कोर गया। स्कोर ये अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। पहला संचार उपग्रह कौन सा था? स्कोर। लूना 3 बहुत बार पूछा जाता है। ये पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा जो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता, जिसको लूनर सरफेस कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर था, लूना 3। फिर आता है बोस्टॉक फर्स्ट। बोस्टॉक भी रसिया का ही जगह भी है, बोस्टॉक वहाँ का। मानव द्वारा पहला अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमा 12 अप्रैल 1961 को किया। ये यूरी गागरिन अंतरिक्ष में कब गए हुए थे? 1961 में। 1961 ये मानव द्वारा पहला अंतरिक्ष यात्रा था, रसिया का ही था, बोस्टॉक फर्स्ट। इसके बाद है बोस्टॉक 6। पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। महिला जब अंतरिक्ष में गई, ये भी रूस ने ही भेजा 1963 में, बोस्टॉक 6 से। नाम क्या था? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। आगे है इंटेल सेट 1965 में व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह था, इंटेल सेट। इसके बाद है वेनेरा 3, पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा था।
इससे पहले जो भी था वो अंतरिक्ष पे गया था, चंद्रमा पर गया था, लेकिन ये जो वेनेरा था ये पहला अंतरिक्ष यान था जो शुक्र ग्रह पर उतरा था। भारत का जो शुक्र मिशन है वो कब लॉन्च होगा? 2024 में जाएगा। कब जाएगा? 2024 में भारत भेजेगा शुक्रयान। अगर लूना 9 चंद्रमा तल, जब ये लूना का नाम आए तो वो कौन सा एरिया है जो हम पृथ्वी से नहीं देख पाते, चंद्रमा का ऐसा हिस्सा। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था लूना 9। उसके बाद आगे है सोयूज 4। सोयूज 4 ये सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र था। अपोलो 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमेरिका का था और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे, अपोलो 11। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा था। तो पहले हो गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कब? 1969, जिस वर्ष अपना इसरो का स्थापना हुआ था उस वर्ष नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है अपोलो 11 से चंद्रमा पर पहुंच गए थे। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन। आगे है मार्स 2, मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान उतारा गया मार्स 2 के अंतर्गत 1971 में। इसको ऐसे पढ़िए ताकि याद हो जाए, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न आते हैं। अंतरिक्ष केंद्र एवं इकाइयाँ, पहला दिया इसमें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान एवं प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यान जैसे कि SLV-3, SLV, PSLV, GSLV को इसी केंद्र ने विकसित किया है। जो PSLV है अभी छोड़ा जाता है, PSLV, SLV और GSLV ये सब कहाँ बना? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन कार्य संपन्न होता है। इसरो का जो उपग्रह प्रबंधन केंद्र है, नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे उपग्रह का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन किया जाता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में, कहाँ पे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र या अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पे है? अहमदाबाद। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार एवं टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण, प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल है। कहाँ पे? अहमदाबाद में है ये। इसके बाद है SAR, SHAR, यह है श्रीहरिकोटा में। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र से भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण कर प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। SAR पर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आगे आपका द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र, यह है तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु में। तिरुवनंतपुरम बेंगलोर और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसका शाखा है। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव्य ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों का परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी तमिलनाडु। इसरो टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रक नेटवर्क, इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क, इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में ही स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्र है, अलग अलग केंद्र है। इसका मुख्य कार्य इसरो के प्रक्षेपण यान एवं उपग्रह मशीनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसी को टेलीमेट्री, निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य नियंत्रक सुविधा केंद्र हसान, इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधि अर्थात उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा में उपग्रह के सभी क्रियाओं की निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा
मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया था। पहला कौन है? हसन कर्नाटक का, और दूसरा है मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम में है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम। इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। अब भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत इस संस्थान या यह संस्थान अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान के अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ पे है? अहमदाबाद। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। बालानगर। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही एक अंग है। अब अगला टॉपिक है प्रमुख भारतीय जो उपग्रह है। प्रथम भारतीय उपग्रह, जिससे पहला आता है आर्यभट्ट, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्वी सोवियत संघ यानी रूस के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट द्वितीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। तो अपना जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको किस देश की मदद से लॉन्च किया गया था? रूस की मदद से 1975 में। उस जो प्रक्षेपण यान था उसका नाम क्या था? कॉस्मोस प्रक्षेपण यान, इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग। वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग और एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग दिए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप से विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय विधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, किंतु यह मार्च 1980 तक अंतरिक्ष में से आंकड़े भेजता रहा, यानी 5 वर्षों तक काम किया, जो कि टारगेट था 6 महीने का ही। ये होता है मेड इन इंडिया, मतलब 6 महीने का था और 5 साल चला। आगे उपग्रह के प्रकार। परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रह को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, मतलब डिस्टेंस के आधार पर, परिक्रमण पथ के आधार पर। पहला है निम्न भूकक्षीय कक्षा। इस सबका डिस्टेंस याद रखना पड़ेगा। यह 200 से लेकर 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होता है। जैसे अभी ऊपर पढ़े थे आर्यभट्ट, ये 563 किलोमीटर के आसपास था, तो ये किस में आ गया? इसी में आ गया, निम्न भूकक्षीय कक्षा में। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट यह एक अंडाकार कक्षा में घूमता है और ये कितना दूरी होगा? 200 से लेकर 600 किलोमीटर। ये सबसे नीचे वाला होता है। आगे सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह, सन सैक्रोनियस ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह निकट विड्तीय ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई 500 से 1000 किलोमीटर पर अपना कार्य करता है। ये 500 से 1000। जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल के जैसा सुस्थिर सौर दीप्त क्षेत्र दृश्यमान होता है। PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह इसी वर्ग में जाता है। जैसे पहले पढ़े थे SLV, ये मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट पे जाएगा। फिर PSLV ये ऊपर वाला, ये सौर तुल्य वाले पे, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हो जाता है। फिर आता है GSLV, ये सबसे ऊपर वाला 36,000 किलोमीटर वाला भू तुल्यकालीन उपग्रह। ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे में। चूंकि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर इतने ही समय में परिभ्रमण करता है, अतः यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होता है। इंसेट श्रेणी के उपग्रह इसी वर्ग में जाते हैं। जो इंसेट आता है वो GSLV से ही छोड़ा जाता है। आगे दीर्घवृत्तीय मोलनिया कक्षा, लॉन्ग एलिप्टिकल मोनिया ऑर्बिट, 504 किलोमीटर से लेकर 39,834 किलोमीटर।
अपभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाले उपग्रह इस वर्ग में आते। लगभग पूरा हो गया। दीर्घ वृत्तीय मोलनीय कक्षा। अब दिया गया उपग्रह नेक्स्ट भास्कर। भास्कर फर्स्ट प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर फर्स्ट को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बेकानूर से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भू पर्यावरण अनुसंधान करना था। इसे 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया। 79 में गया था भास्कर फर्स्ट। ये क्या था? साइंस के लिए था, मेनली साइंस का रिसर्च करने के लिए। आगे भास्कर 2। भास्कर फर्स्ट के संशोधित प्रतिरूप भास्कर 2 को भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बेकानूर से ही 20 नवंबर 1981 को पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था तथा इसका घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया था। समीर उपकरण के कारण भास्कर 2 द्वारा समुद्री सतह का ताप, समुद्रिक स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने आदि जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया था भास्कर 2 के थ्रू। आगे रोहिणी श्रृंखला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं रोहिणी श्रृंखला से। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। ये अपने देश से SLV से। इस श्रृंखला के उपग्रह के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं द्वितीय प्रयोग जो है वो असफल रहा। जैसे SLV तो 1 और 2 असफल रहा, ये तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है ना। इस अभियान से द्वितीय प्रायोगिक प्रक्षेपण में रोहिणी RS फर्स्ट को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। 1980 में पहला गया था SSLV से रोहिणी, ठीक ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार रोहिणी RS फर्स्ट भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। कब गया था? 1980 में। चतुर्थ प्रायोगिक प्रक्षेपण में रोहिणी RSD-2 को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा के SLV-3D2 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता से SLV-3 को एक प्रमाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया गया, मतलब सफल हो रहा था, तथा इसको छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया। मतलब हम भी जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट था वो छोड़ सकते थे। अब है प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल। प्रायोगिक संचार उपग्रह था एप्पल, जो था कैसा था? संचार उपग्रह था। पूछा जाता है कि पहला उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट। पहला भारतीय मतलब जो प्रक्षेपण यान है उससे लॉन्च किया गया तो रोहिणी 1980 भी पढ़े थे। और एप्पल वो कौन सा था? आर्यभट्ट 1975। और ये है पहला संचार उपग्रह एप्पल, ये छोड़ा गया 1981 में। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भू-स्थिति कक्षा, जो GSLV से छोड़ते हैं सबसे ऊपर, वो था, स्थापित किया गया था। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। तो यह फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। इस उपग्रह का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क डाटा संप्रेषण, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, भू-स्थैतिक कक्षा में उपग्रह के प्रक्षेपण तथा तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के लिए प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोर्टर का प्रयोग आदि के लिए किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीक अनुभव ने इनसेट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था अपना एप्पल। अब है विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला SRAS। इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से लेकर 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह का निर्माण करना था, जिन्हें संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, जो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ASLV, द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह SRAS-1, SRAS-2, SRAS-3, SRAS-4 प्रक्षेपित किया गया। SRAS-1 और SRAS-2 जो था वो असफल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली।
भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरसंचार के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। इनसेट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है, जबकि इनसेट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्व दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। इनसेट प्रणाली की प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह 1A, 1B, 1C, 1D, द्वितीय पीढ़ी में 2A, 2B, 2CD, 2E तक गया, तृतीय श्रेणी में 3A से लेकर E तक गया और चौथी पीढ़ी के 7 उपग्रह 4A, 4B, 4CD, CR प्रक्षेपण हो चुका है। आगे भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली। भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS का विकास किया गया। यह इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, जल, भूजल, सागर, वन आदि का सर्वेक्षण और सतत निगरानी करना है। दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत उपग्रह में लगे इलेक्ट्रॉनिक कैमरे से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का चित्र लेते हैं और इन चित्रों के विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं। दूरसंवेदी उपग्रह के उपयोग से सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराकर किसी स्थान विशेष पर समयानुसार हो रहे परिवर्तनों का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। वर्तमान में IRS उपग्रह किसी विशेष स्थान पर लगभग प्रत्येक 3 सप्ताह के बाद गुजरता है। 3 सप्ताह के बाद गुजरता है। इस प्रणाली के तहत प्रक्षेपित जो उपग्रह हैं IRS 1A, IRS 1B, जो भी RS है सब इसी में आ गया। आगे कार्टोसेट 1 देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेसेट फर्स्ट ये कैसा था? मैपिंग सैटेलाइट था। मैपिंग सैटेलाइट कार्टेसेट फर्स्ट। आगे मैटसेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C4 के माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मैटसेट को भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा जो जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट है में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 किलोग्राम से अधिक भार के उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा जो 36,000 ऊपर है किलोमीटर। भूस्थैतिक कक्षा से तात्पर्य है जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान के ऊपर स्थिर नजर आएगा। इसमें स्थापित किया गया। इससे पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्रुवीय कक्षा यानी PSLV में जो था वहीं स्थापित किया गया था। मेटसेट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार एवं इसमें पृथ्वी के निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अधिकतम दूरी पर यह 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पहला अवसर था जब भारत में मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वदेशी प्रक्षेपण यान से विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इससे पूर्व मौसम संबंधी जानकारी इनसट श्रेणी के उपग्रह से ही प्राप्त की जाती थी। आगे 2019-20 में भारत द्वारा जो प्रक्षेपित उपग्रह हुआ वो लास्ट में हम जो अभी नया में आया है उसको भी हम बता देंगे। मैक्रोसेट R 24 जनवरी 2019 को भारतीय भूतुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C44 द्वारा इमेजिंग सैटेलाइट मैक्रोसेट R तथा स्टूडेंट सैटेलाइट कलामसेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। कलामसेट किससे गया था? ये PSLV C44 से। आगे कार्टोसेट 3 कार्टोसेट ये 2019 में था, PSLV C47 से गया था। PSLV C47 से यह कार्टोसेट 3 तथा 13 कॉमर्शियल नैनो सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। आगे रिसेट 2 BR1
11 दिसंबर 2019 को PSLV C-48 द्वारा रीसेट 2BR-1 और 9 कॉमर्शियल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था जो आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। GSAT-30 17 नवंबर 2020 को एरिन 5 VA251, ये जब ये तो फ्रेंच गुयाना वाला हो गया, एरिन 5A251 के द्वारा फ्रांस के फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू द्वीप से छोड़ा गया था। GSAT-30 एक संचार उपग्रह है। ये इनसेट 4A की जगह कार्य करेगा। इसरो के अनुसार इस उपग्रह से टेलीपोर्ट सेवा, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, DTH टेलीविज़न सेवा, मोबाइल सेवा कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जहां अभी मोबाइल सेवा नहीं है वहां भी इसकी मदद से मोबाइल सेवा शुरू की जा सकेगी। इसकी मदद से देश में 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो सकेगी। इसके कोवेंट सिग्नल से पृथ्वी पर चल रही गतिविधियों को पकड़ा जा सकेगा। इस उपग्रह से मौसम संबंधी ज़्यादा सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। आपदाओं के पूर्व सूचना एवं खोजबीन में भी मदद करेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ज़्यादा सटीक जानकारी हम ले सकेंगे। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। उस टाइम में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, पूछा जाता है क्योंकि वो वहाँ से उनसे बात किए हुए थे। वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्री के साथ सोयूज T-20 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान के बेकाबूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ गए थे। मतलब 4 दिन वो अंतरिक्ष में रहे थे, 7 को गए, 11 को आ गए। अगर तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पूछा अंतरिक्ष में भारत कैसा दिखता है। शर्मा ने उत्तर दिया था सारे जहां से अच्छा। ये वीडियो क्लिप आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा, देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री के अलग अलग नाम, जैसे कि यूएसए का एस्ट्रोनॉट कहा जाता है अंतरिक्ष यात्री को, रूस का कॉस्मोनाइट्स, चीन का टाइकोनाइट्स। यूएसए का जो है जैसे अपना इसरो है तो वैसे नासा पता है सबको, रूस का रॉसकॉस्मोस, चीन का जिंग है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसे ही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जापान का जाक्सा है। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना। स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री हैं। 139वें अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी, जिनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर पश्चात नष्ट हो जाने से हो गया। ये कल्पना चावला कहाँ की है? हरियाणा की थी, और कल्पना स्टेट भी उसे कहा जाता है, करनाल की थी। अब है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट है। यह विश्व का 68वां चंद्र मिशन था, 68वां चंद्र अभियान। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह PSLV C-11 के जरिए किया था। PSLV C-11 प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 में भेजा था। पहली बार 259 में गया था, हम भेजे 2008 में। एवं दूसरा जो था अभियान वो अमेरिका किया था 1959 में। अमेरिका, यूरोपियन संघ, रूस, जापान और चीन के बाद भारत 6ठा ऐसा देश था जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल रहा था। ट्राई किया था उस मामले में 100 से ऊपर था, 168वां देश था, 68वां, ठीक ना, लेकिन सफल होने में 6ठा देश था। 11 पोलैंड युक्त चंद्रयान फर्स्ट ने सिग्नल्स प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास के एक विशाल एंटीना की स्थापना कर्नाटक के बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर बियालालू में किया था। यह प्रथम अवसर था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी यान के साथ भेजे गए थे। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर गया था, जिसे मून इम्पैक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित करेगा। मून मतलब चंद्रमा पे वो स्थापित करेगा तिरंगा, तो ये लेके गया था चंद्रयान फर्स्ट। आगे है चंद्रयान 2। 22 जुलाई 2019 को भारतीय तुल्यकारी, जब ये तुल्यकारी यानी GSLV MK3, इसको बाहुबली कहा जाता है, चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इसके ऑर्बिटर, लैंडर और
लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान इस्तेमाल हुआ था। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सका था और यह अभियान जो है वो असफल रहा था। 2 किलोमीटर जो था, 2.1 ही था, उतना किलोमीटर पहले ही क्या था वो रास्ता भटक गया। अब है भारत का मंगल मिशन। चंद्रयान 3 जो मिशन होगा अपना वो कब होगा? 2022 में ही जाएगा, इसी वर्ष चंद्रयान 3। अब है भारत का मंगल मिशन। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन जिसे मंगलयान नाम दिया गया है, 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ। एशिया का नासा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो रॉसकॉस्मोस के बाद इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत जो है वो चौथा कंट्री बना जो मंगल ग्रह में मतलब उसमें प्रवेश किया। मंगल मिशन में कुल लागत 450 करोड़ रुपये है। 450 करोड़। मंगलयान मंगल ग्रह के निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 365 किलोमीटर दूर रहेगा, जबकि सबसे दूर होने पर 8000 किलोमीटर दूर है। मतलब सूर्य से इतना दूर, जैसे धरती पे है ना 200 से ऊपर, वैसे यहाँ पे 365 है। मंगलयान के लगे उपग्रहों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीन, खेती एवं संचार उपग्रह के लिए किया जा सकेगा। आगे प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास, जैसे 1 और 2 तो फेल ही हो गया था, ये 3 है, के विकास में भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा तथा 18 जुलाई 1980 को PSLV-3 का सफल प्रायोगिक प्रक्षेपण करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बन गया। इस क्लब के अन्य जो और 5 देश थे वो थे रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन। SLV-3 एक 4 चरणों वाला साधारण क्षमता वाला उपग्रह प्रक्षेपण यान था जो 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा से स्थापित कर सकता था। इसका ईंधन ठोस प्रणोदक था। SLV-3 का कुल 4 प्रायोगिक प्रक्षेपण किए गए, जिसमें द्वितीय तथा चतुर्थ प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा। 17 अप्रैल 1983 को SLV-3 की चतुर्थ एवं अंतिम उड़ान द्वारा रोहिणी RSD-2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान को कार्यक्रम से बंद कर दिया गया, ये SLV वाले को। आगे आपका SSLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात ASLV वास्तव में SLV-3 का ही सर्वाधिक रूप से उसी को डेवलपमेंट किया गया था। इसे 100 से 150 किलोग्राम, जबकि SLV जो था वो 40 किलोग्राम का था और ये हो गया 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठोस प्रणोदक से चलने वाले इस ASLV के स्ट्रैप ऑन प्रथम और द्वितीय चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉल ब्यूटियाइड प्रणोदक तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए HEF-20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए, जिसमें ASLV-D1 24 मार्च 1987 को, ASLV-D2 1988 में ही। प्रथम दोनों चरण जो रहा वो असफल रहा इसका। फिर आता है PSLV, एक बहुत मतलब सबसे अच्छा सफल रहा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1200 किलोग्राम भार वर्ग तक दूर संवेदी उपग्रह को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकारी समकालीन कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया। PSLV एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम व तृतीय
चरण में ठोस प्रणोदक तथा द्वितीय और चतुर्थ में द्रव्य प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिलिक टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइट ईंधन के रूप में तथा अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रव्य प्रणोदक के रूप में अनसिमेट्रिकल थाइमिथाइल हाइड्राजाइन और N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। बाद में जब GSLV आया तब क्रायोजेनिक का विकास हुआ। PSLV की कुल 3 उड़ान की गई, जिसमें प्रथम उड़ान असफल रहा और द्वितीय और तृतीय जो था वो पूर्ण रूप से सफल रहा। PSLV C3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी प्रक्षेपण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह था। TES PSLV C3 से लॉन्च किया गया था। ये पहला सैनिक उपग्रह था जो देश के समुद्री इलाके विशेषकर चीन और पाकिस्तान से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी भी घुसपैठ पर प्रभावी नज़र रख सकेगा। अब आता है GSLV, जियो स्टेशनरी कह लो लॉन्चिंग व्हीकल, यानी तो जियो सैक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। GSLV एक शक्तिशाली 3 चरण वाला भूतुल्यकारी और भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव्य प्रणोदक और तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया। रिपीट करते हैं इसको। GSLV के 3 चरण में, पहले चरण में था ठोस प्रणोदक, दूसरे वाले में द्रव्य प्रणोदक और तीसरे वाले में क्रायोजेनिक ईंधन। ठोस प्रणोदक के अंतर्गत हाइड्रोक्सिलिक टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइट का ईंधन के रूप में तथा अमोनियम परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव्य प्रणोदक के अंतर्गत मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यधिक निम्न ताप पर द्रव्य हाइड्रोजन जो कि -250 डिग्री सेल्सियस और द्रव्य ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। GSLV की एक पहली विकासात्मक परिक्षेपण उड़ान जो है वो 28 मार्च 2001 को असफल रहा था। GSLV D1 में भी प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT फर्स्ट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं कर सका, लगभग 1000 नीचे ही रह गया था। लेकिन GSLV D2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-2 जिसका वजन 1800 किलोग्राम था, वो पृथ्वी के समांतर कक्षा में 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित कर दिया तथा इसका इंडोनेशिया के बियाक और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण प्रणाली से संपर्क हो गया। GSLV D2 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 मई 2003 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता के बाद भारत उन 5 देश अमेरिका, रूस, यूरोपियन संघ, जापान और चीन के एलिट ग्रुप में शामिल हो गया जो भूस्थैतिक प्रक्षेपण की योग्यता सिद्ध कर चुका था, यानी GSLV लैब का हो गया था। अब है क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रसिया अमेरिका सब देने से मना कर दिया था, भारत खुद से बना लिया था। क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न तापिकी, निम्न ताप पे वो अपने फॉर्म में रहेगा। यह ग्रीक भाषा शब्द क्रायोस से बना हुआ है जो बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न तापी विज्ञान में 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। माइनस है ये। निम्न ताप अवस्था क्रायोजेनिक अवस्था वाले इंजनों में अति निम्न -250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रौद्योगिकी में निम्न प्रणोदकों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इस इंजन की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा पैदा होती है वो ठोस ईंधन आधारित इंजन से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। दूसरा है, इसमें इंजन के ज्वलन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस इंजन से परिचालित होने वाले इंजन की ज्वलन की दर को नियंत्रित करना कठिन होता है। तीसरा है, इस प्रौद्योगिकी से युक्त इंजन में प्रणोदक के प्रति इकाई भार में अधिक बल पैदा होता है, जिससे यान को अधिक बल मिलता है। थ्रस्ट मतलब बल। अब है नोट, क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा एटलॉन्स संटूर नामक रॉकेट में किया गया था।
28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न तापी क्रायोजेनिक अवस्था में भारत का पहला सफल परीक्षण किया गया 2006 में। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने भारी उपग्रह के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीक विकसित कर ली। GSLV D5 में ये क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत क्रायोजेनिक तकनीक में सफल परीक्षण करने वाला छठा देश था। भारत से पूर्व यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस के पास था। अब है भारतीय परमाणु अनुसंधान। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई और साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। कब से? 1948। जिस वर्ष WHO का स्थापना हुआ था उसी वर्ष भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का भी स्थापना हुआ। किनके द्वारा किया गया? होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। आगे है परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र। पहला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क। ये ट्राम्बे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परमाणु विज्ञान एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। भाभा परमाणु विद्युत कार्यक्रम और उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाई अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो परमाणु विद्युत कार्यक्रम, उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाई अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोग सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर से किया जाता है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उसके प्रयोग को प्रोत्साहन करना है। कनाडा के सहयोग से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकी एवं पदार्थ में शोध का कार्य भी किया जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR वर्ष 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई थी। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन के काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं दी गई है। इनमें श्रृंखलागत अभिक्रियाएं को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। दूसरा है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग या यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुनी ज़्यादा होती है। इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है जबकि ताप रिएक्टर में जल का प्रयोग होता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस के एपसोडी रिएक्टर पर आधारित है। अब यहाँ पे बार्क का जो परमाणु रिएक्टर है वो कहाँ पे कितनी क्षमता का, जैसे अप्सरा है 1956 में बना था 1 मेगावाट का था। साइरस ये 1960 में बना 40 मेगावाट का। जर्लिन ये सब अभी चालू है, कितना का पता नहीं। ध्रुव 1985 में बना 100 मेगावाट का। आगे भी फैक्ट दिया गया है कि कामनी जो है, कामनी संक्षिप्त रूप है कलपक्कम मिनी रिएक्टर का। कामनी ने 17 सितंबर 1997 में काम करना शुरू किया है। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, वहीं कामनी थोरियम 39 का उपयोग ईंधन के रूप में करेगा। जो कामनी है वो थोरियम 31 का उपयोग करता है।
स्मरणीय है कि कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंटों का मिलान करना काफ़ी सरल हो जाता है। अब आगे तीसरा, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CAT। 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नोट में दिया गया लेजर, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसका अर्थ है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका के हेजेस प्रयोगशाला के थियोडोर मेनन के द्वारा 1960 में किया गया था। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया। अब है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों में होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। परमाणु ऊर्जा विभाग की मुख्य इकाइयाँ: परमाणु ऊर्जा निदेशालय हैदराबाद, परमाणु ऊर्जा निदेशालय हैदराबाद, गुरु जल बोर्ड मुंबई, नाभिकीय ईंधन परिषद हैदराबाद, नाभिकीय ईंधन परिषद हैदराबाद, नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई, यूरेनियम निगम लिमिटेड, भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई। अब है परमाणु परीक्षण। 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 किलो टन की क्षमता का था, जिसका कोड नाम जो था वो स्माइलिंग बुद्धा था। पहला वाले का 1994 वाले का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। पहले परीक्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरा टेस्ट हुआ 11 मई को और 13 मई 1998 को, जिसका नाम था शक्ति 98 क्योंकि ये 98 में हुआ था। सब किलो टन यानी अर्थात 1 किलो टन से कम विस्फोटों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि भारत में समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर कर भी दिए तो इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी रखा जा सकता है। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिक को जाता है: R चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर। R चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर। 1974 में परमाणु परीक्षण के मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 प्रक्रिया थर्मोन्यूक्लियर 43 टन का। 1998 में 11 मई को ही विखंडन था 15 किलो टन का। 11 मई 1998 को ही लो यील्ड 0.2 किलो टन। 13 मई 1998 लो यील्ड 0.3 किलो टन और 1998 को 13 मई को ही लो यील्ड 0.5 किलो टन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंड्स में किया था। आगे भारत के परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, जहां अमेरिका में आयोजित व संवर्धित यूरेनियम के ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की पूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए अमेरिका ही करेगा इसका। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था, परंतु बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। अब यहाँ भारत के परमाणु विद्युत गृह दिया गया है, तो ये कहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तारापुर परमाणु विद्युत गृह, ये दोनों एक और दो दोनों महाराष्ट्र में है। 1972 में बना था।
320 मेगावाट का है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा राजस्थान में है, 1972 में ही बना, 440 वाट का। मद्रास परमाणु विद्युत गृह कलपक्कम तमिलनाडु में है, 1983 में बना था, 470 वाट का मेगावाट। नरोड़ा है उत्तर प्रदेश बुंदेलशहर में, 1991 में बना था, 470 मेगावाट। काकरपारा परमाणु विद्युत गृह सूरत गुजरात में है, 1993 में बना है, 220 मेगावाट। केगा परमाणु विद्युत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक। ये जब से शुरू हुआ है बंद ही ना हुआ है, 1999 से, मतलब सबसे लंबे समय तक ऑपरेट होने वाला, ये नहीं कहीं जब से चला है बंद ही नहीं हुआ है, सबसे लंबे समय तक ऑपरेट होने वाला दुनिया का ये है केगा परमाणु। ये कर्नाटक में है, 440 मेगावाट का। अब ये जो बन रहा है उसमें काकरपारा गुजरात, उसमें मतलब जैसे काकरपारा भी पढ़े हुए थे ना, तो काकरपारा ये तो 1-2 था, उसमें 3 बन रहा है अब, ये 440 मेगावाट का। राजस्थान मतलब उसी में बस बढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। तो राजस्थान में भी बन रहा कुंडनकुलम परमाणु, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में नया बन रहा है, 2000 मेगावाट का है। निर्माण हेतु संस्तुति मतलब आगे बनेगा वो तारापुर महाराष्ट्र में 1000 का, और राजस्थान में मतलब 5, 6, 7, 8 ये 2000 मेगावाट का। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था और दूसरा यूएसए में। इस मामले में रूस आगे है। आगे भारत रक्षा प्रौद्योगिकी, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई। इस समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकीय संस्थानों के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग गठित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग स्थापना किया गया था। ये डीआरडीओ ही है, मतलब रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए 1958 में स्थापना किया गया था। आगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसरो का बेंगलुरु में था और डीआरडीओ का नई दिल्ली में है। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई थी 1984 में। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी थी। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को सौंपा गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपास्त्रों का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि पहला है पृथ्वी। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम भार ये 250 किलोमीटर तक जा सकता था। ये पृथ्वी है, याद रखिएगा, ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल था। त्रिशूल, यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक है। यह मैक 2 गति से निशाने को भेज सकता है। मैक 2 मतलब जो साउंड का स्पीड होता है उससे दुगुना गति से। आगे आकाश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आकाश। यह पृथ्वी से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्ष्यीय प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रणोदक में राजमेंट सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। इस तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल से की जा रही है। यह परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है तथा इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। और ये 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर, इससे क्या होता है ना, पाकिस्तान को आप टारगेट बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मतलब न्यूज़ में, इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है आकाश। आगे अग्नि, अग्नि काफ़ी भारी भरकम है। अग्नि श्रेणी के 5 प्रक्षेपास्त्र हैं, अग्नि 1 से लेकर 5 तक। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 है, 3000 से अधिक है एवं इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाला अग्नि 3 जो पानी से छोड़ने वाला है उसका विकास किया जा रहा है। अग्नि 3 को पाकिस्तान के हल्फ 3 तथा इजराइल के जेरिको 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि 3 परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता रखता है। भारत ने 15 नवंबर 2011 को
इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का ओडिशा के व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपास्त्र 3500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है, जिसमें ठोस प्रणोदक को 2 चरण और 1 पेलोड है। इसमें 2 स्तरीय हथियार प्रणाली है जो ठोस प्रणोदक से चलती है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत द्वारा 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के साथ ही भारत भी अंतर महाद्वीपीय जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है ICMB इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया। अब तक कुल 5 राष्ट्र थे, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। अब छठा हो गया ये। हालांकि 5500 किलोमीटर से अधिक मारक दूरी को ICMA श्रेणी को माना जाता है, लेकिन अग्नि 5 की मारक दूरी इस अंतर्राष्ट्रीय मापदंड से 500 किलोमीटर कम है। समझ रहे हैं, 5500 होना चाहिए पर यह 500 कम है, 5000 है। लेकिन चाइना कहता है कि ये इसकी मारक क्षमता 8000 है, तो कुछ गुप्त रखा जाता है, कुछ पता नहीं क्या रियलिटी है। आगे अग्नि 5 की जद में बीजिंग और संघाई सहित अधिकांश चीन, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से आते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अग्नि 5 की सीमा से बाहर है। इसमें सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता है। इसमें अनेक छोटे छोटे मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। अभी न्यूज में आया था अग्नि प्राइम, तो ये अग्नि का मतलब एक एडवांस वर्जन हुआ अग्नि प्राइम। आगे नाग, यह टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता कम पड़ती है। रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग से जुड़े कुछ सार्वजनिक संस्थान दिए गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, स्थापना हुआ था 1964 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु 1954। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु 1964। मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई 1960। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा मुख्यालय है इसका, गोवा में ही जगह है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद 1970। मिस्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद 1973। गार्डन रिच वर्कशिप लिमिटेड कोलकाता 1934। कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र जिसमें कि धनुष, यह जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। यह पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतरण है। पृथ्वी का ही नौसैनिक रूपांतरण है जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोग्राम का आयुध जो है वो लगाया जा सकता है। फिर है सागरिका, यह सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया था। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों तरह का आयुध ले जाने में सक्षम होता है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। 4 अन्य देश हैं USA, फ्रांस, रूस और चीन। मतलब पानी के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी खतरनाक हो जाता है। पहले तो वो आसमान में जाता है और फिर वहाँ पे डायरेक्ट गिरता है, तो उसको आप टारगेट नहीं कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि बर्बाद भी करोगे तो अपने देश के अंदर ही बर्बाद कर पाओगे। आगे आते हैं अस्त्र। यह मध्यम दूरी का हवा से मार करने वाला एक स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। यह भारत का पहला हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, अस्त्र। फिर आता है ब्रह्मोस, काफ़ी फेमस है। यह भारत एवं रूस के संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस का नदी मास्कवोस से मोस लिया गया है, मिलकर ब्रह्मोस बना है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह प्रथम सफल परीक्षण जो है इसका 2001 जून में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया था। यह भी दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट की पद्धति पर विकसित किया गया है। इस क्रूज मिसाइल को जून 2004 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया था। लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि के लगभग 3 गुना तेजी से ये चलता है, इसीलिए ये सुपरसोनिक है। हाइपरसोनिक के लिए 5 गुना थे। जो रसिया के पास है जिरकॉन, नाम याद रखिएगा, जिरकॉन।
या इसको M3 भी कहा जाता है, जिरकॉन को ही, ये हाइपरसोनिक है। आगे प्रद्युमन, यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। यह एक इंटरसेप्टिक प्रक्षेपास्त्र है। भारत में स्वदेशी निर्मित एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD-02 मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया गया था। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक से आशा ऐसे परीक्षण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए, किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाता है। मतलब ऊपर तो ये जाएगा, फिर नीचे उसको ईंधन नहीं चाहिए, डायरेक्ट आराम से वो गिर जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल। आगे क्रूज मिसाइल, इसमें लक्ष्य को खोज कर ये प्रहार करता है, खोज के, ठीक ना। आप इंडिकेट कर दो कि इसमें ये लगा हुआ है, चलो ढूंढ के मारेगा वो, क्रूज मिसाइल। आगे युद्धक टैंक अर्जुन, इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था। यह युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैस एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। मैं इस टैंक के अंदर गया हुआ था, देखा हुआ था। इस फिल्टर का निर्माण बार्क में किया गया। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल किया गया है। मतलब इसको एक तो ड्राइवर इसमें उसको कैप्टन कहा जाता है और 3 अन्य लोग भी होते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। एक होता है जो रडार देखते रहता है कहाँ पे मिसाइल एक फायरिंग करता है, और एक उस गैस के लिए होता है कि कोई फालतू गैस या कुछ ऐसा आएगा तो उसके लिए, और एक आगे में होता है वो चलाने वाला होता है। काफ़ी खतरनाक है। T-90S भीष्म टैंक, इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवडी टैंक कारखाने में किया गया है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। यह दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है तथा जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। आगे है हल्के लड़ाकू विमान तेजस। हल्के लड़ाकू विमान तेजस यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें अभी GI-404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजन लगा है, जिसे भविष्य में स्वदेशी निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व का सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरता है। यह हवा से हवा में, हवा से धरती में और हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत, यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। यह जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रण कर सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यावरण को टोह लेने में भूमिका का, मतलब क्या चल रहा है उस सबको देखने के लिए। पायलट रहित विमान लक्ष्य, इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किया था। इसका उपयोग जमीन में वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा भारत में भी किया जा रहा है। अब है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 चालक सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया सकता है। IL-78, यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान में प्राप्त किया है। इसे विमान के 35 टन वैमानिक ईंधन के भंडारण की सुविधा है। आगरा में वायु सैनिक हवाई अड्डे पर इस विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। आगे काली 5000 का विकास बार्क द्वारा किया जा रहा है। यह एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें कई गीगावाट शक्ति के माइक्रोवेव तरंग उत्सर्जित होगी, जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने की क्षमता होगी। काली 5000 काफ़ी एडवांस है ये। आगे पिनका, यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में निर्मित किया गया है। इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनका पर रखा गया है। पिनका, इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक
12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के खेमे में तबाही से समझे 12 रॉकेट जाएगा 3-4 सेकंड में, 40 सेकंड में, तो काफ़ी अधिक हुआ। आगे कुछ अन्य फैक्ट इसमें भी दिया गया है। स्टील्थ प्रौद्योगिकी, स्टील्थ वायुयान और स्टील्थ जहाज का विकास स्टील्थ प्रविधि पर आधारित है। यह तकनीक सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीक के द्वारा वायुयान, जहाज, पनडुब्बी, मिसाइल और उपग्रहों को रडार, इंफ्रारेड, सोनार और अन्य खोजी पद्धति जो भी है उससे अदृश्य बनाया जा सकता है। इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया था। होल्टन हो 229 को प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। होल्टन हो 229 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टील्थ वायुयान F117, नाइटवॉक, द V2, स्पिरिट, F-22, रैप्टर, बहुत सारा है, F-35, लाइटनिंग 2 शामिल है। रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने के समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूर है उस स्पीड से। अब है मानव रहित वायुयान जिसको ड्रोन्स कहते हैं। ये ऐसा वायुयान होता है जिन्हें जमीन से नियंत्रित किया जाता है जो पूर्ण नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वैत रूप से चलित होते हैं। ड्रोन्स मुख्य रूप से 2 वर्गों में होते हैं। एक वो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है और दूसरे वे जो मिसाइल और बम से सुसज्जित होते हैं। ये सैन्य वायुयान से काफ़ी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं तथा फ्लाइट कर्मियों का इसमें कोई खतरा भी नहीं होता। ड्रोन के संचालन से एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है, दूसरा कैमरे एवं संवेदकों के संचालन एवं निगरानी करता है और तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिकों कर्मियों के साथ संपर्क में बना रहता है। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया था, लेकिन इसके इस्तेमाल में असातीत वृद्धि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में हुई है। नोट दिया गया कि ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं, विशेष रूप से वॉच कीपर जिसे इजरायली कंपनी एविट और ब्रिटेन के थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। वॉच कीपर को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसका स्थापना 1942 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्बागांव में 1963 में किया गया था। इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह था कि यह केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रह को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाता है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर छोड़ा जाता है। आगे है परख नली। शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है, जिसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। 24 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व में प्रथम परखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परखनली शिशु विवादित है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम परखनली बेबी दुर्गा को जन्म दिया 1978 में। दुर्गा नाम याद रखिएगा। इसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली। 16 अगस्त 1986 को मुंबई के KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में भारत के दूसरे परखनली शिशु हर्षा का जन्म हो। अधिकतर आपसे दुर्गा ही पूछा जाता है, हर्षा भी याद रखिएगा। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम परखनली शिशु मानता है। आगे इयान बिलमुट जो कि रोजलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, ने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ की कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया था। प्रथम भेड़ था डॉली। आगे 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ था। USA में 3 दिसंबर 1967 को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीकी के डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। केप टाउन के हॉस्पिटल ग्रेट सुर में यह ऑपरेशन हुआ था, जिससे डेनियल डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वनस्की को प्रत्यारोपित किया गया था। क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। आगे अपरूपांतरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन के सफलतापूर्वक संदामन किया जा सकता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। हीलियम गैस से भरे गुब्बारे जो मेनली अटलांटिक ओशियन, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पे यूज किया जाता है। किसी वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप जो 3D होता है अंकित और पुनरावृत्ति करने की तकनीक को हेलोग्राफी कहते हैं।
यह लेज़र किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है जिसमें वस्तु का चित्र त्रिआयामी हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के माध्यम से संचालन एवं संचार का अध्ययन करता है साइबरनेटिक्स कहलाता है। साइबरनेटिक्स यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है जिसका परिकल्पना 1949 में नरवर्ट वीनर ने किया था। नरवर्ट वीनर, इसका नियंत्रण को विज्ञान भी कहते हैं, इसके नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं, नियंत्रण का विज्ञान भी इसे कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 को मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। 1945 में नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे में है। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे में है। न्यूट्रॉन बम, इस बम की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैला सकता है। टैंकों और बुलेट प्रूफ वाहनों को भी तहस नहस कर सकता है। आगे साल्टेड बम, नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बाल्ट एवं सोने के द्वारा साल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है। अब है माइक्रोवेव बम। माइक्रोवेव बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया था। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संचार प्रणाली ध्वस्त होती है। यहाँ तक कि वाहनों का इग्निशन प्रणाली भी इसके द्वारा नष्ट हो जाता है। उल्लेखनीय है कि शत्रु के संचार प्रणाली को ध्वस्त करने वाले इस बमों से कोई जान हानि नहीं होगी। माइक्रोवेव बम। आगे वैक्यूम बम। अमेरिका की रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण किया है जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविकीय शस्त्रों के भंडार पर अति उच्च तापमान सृजित करने वाले बेकार किया जा सकेगा। इस प्रकार की शस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। वैक्यूम बम। एडमिरल सोरसोकोव एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यह विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आईसी चिप्स सिलिकॉन से बनी होती है। आईसी चिप्स जो होता है वो सिलिकॉन से बना होता है जिसका निर्माण 1958 में जे.एस. किल्वी ने किया था। जे.एस. किल्वी। के कंप्यूटर, जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर तो जिसकी गति 8.3 पेंटाक्लॉक्स पर सेकेंड है। अभी सबसे फास्ट कौन सा है? फुगाकू है। फुगाकू दुनिया का सबसे फास्ट जापान का ही है। आगे सागा 220 इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है जिसे 2 मई 2011 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटर प्रयोगशाला में स्थापित। अभी कौन सा है? मिहिर है भारत का सबसे फास्ट। अमेरिका का सबमिट है। वोडाफोन, हालांकि ये वोडाफोन आइडिया हो गया अब तो। वोडाफोन यूनाइटेड किंगडम लंदन की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ये रेमंड अमेरिका की। एडोब सिस्टम कैलिफोर्निया। एप्पल इंक ये अमेरिका का है, कुपर्टिनो। सैमसंग ये दक्षिण कोरिया, सियोल। कैनन इंक ये जापान का। हैवलेट पैकर्ड ये अमेरिका। इंटेल अमेरिका। हिटाची टोक्यो। फुजी फिल्म जापान। IBM अमेरिका, पहली कंप्यूटर कंपनी है IBM, सैन फ्रांसिस्को में खुला हुआ था। आर्मन में इसका हेडक्वार्टर अभी। कोंड अमेरिका। सोनी जापान। मात्सुबिशी कार की कंपनी है जापान। तोशिबा जापान। गूगल अमेरिका। पैनासोनिक जापान। याहू अमेरिका। डेल अमेरिका। एसर इंक ताइवान। वॉलमार्ट अमेरिका। फिलिप्स नीदरलैंड। नोकिया फिनलैंड। लेनेवो चीन। आगे कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण जो है वो कोरोनोग्राफ कहलाता है। इस उपकरण की सहायता से सूरज में 9 बड़े तूफान का पता लगाया गया है जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन भी कहा जाता है। कोरोनोग्राफ। पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। यह मशीन शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों का एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है। यह मशीन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधि पर अवश्य पड़ता है। आगे फैक्स, इसका पूरा नाम फरावे जोरक्स है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीरोक्स कॉपी भेजा जाता है। फैक्स। रेवा, भारत का प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। रेवा। रीएजेंट, यह एक प्रकार का रसायन है जो उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस रसायन की एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में यह पता चल जाता है कि दूध प्राकृतिक है अथवा सिंथेटिक। रीएजेंट से। सीडी स्ट्रिप,
यह सरसों के तेल में वाटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक तकनीक है। इस तकनीक के तहत मिलावट की जांच हेतु रसायन युक्त एक छोटे कागज पर एक बूंद तेल डालने के बाद यदि वह गुलाबी हो जाए तो तेल में वाटर येलो की मिलावट की पुष्टि की जाती है। CD स्ट्रिप्ट। आगे है सार्स। रहस्यमयी निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सास यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामिक्सी वायरस के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। इसके रोगी से निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लगातार खांसी आने और सांस में तकलीफ बने रहने के कारण रोगी की मृत्यु तक इससे हो जाती है। आगे है नेविरेपीन। वैज्ञानिक ने सिंड्रोम ग्रस्त महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को इस जाने वाली बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा नेविरेपिन का विकास किया है। इस दवा की मात्रा को खुराकों से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को सिंड्रोम बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जाती है। आगे आता है अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसाटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया है। उसने वेसिलस थीरिजिएनेसिस जीवाणुओं को उसके लिए कपास में आंतरिक किया। यह बायोटेक्नोलॉजिक्स रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर और सरसों की कीट प्रतिरोधी बीज तैयार करने के लिए किए गए हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 ईस्वी में डॉक्टर मिलस्टोन कोल्स्टर एवं जर्मे द्वारा किया गया। इस तकनीक द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अंकुरण से पौधे तो तैयार हो जाते हैं, किंतु उनसे अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता है। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एवर्टसन थे, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रयोगशाला में 1968 ईस्वी में इस तकनीक का आविष्कार किया था। तत्पश्चात 1978 में इसने निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हुआ। इसके लिए एडवर्ड्स को 2010 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहा जाता है, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़े के रोगों की पहचान करती है। स्टेथोस्कोप से भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के क्रियान्वयन का सही कालक्रम इस प्रकार है। टेरिकल्स प्रोग्राम 1974 ईस्वी में, सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट प्रोग्राम अगस्त 1975 में, अमेरिका उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित हुआ था। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टेप प्रोग्राम का क्रियान्वयन इसरो तथा डाक तार विभाग ने फ्रांस जर्मनी के सिम्फोनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से लेकर 1979 ईस्वी तक किया। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल भारत का प्रथम भूमि स्थिर प्रायोगिक नवाचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेम सेल में एक महत्वपूर्ण भ्रूण के निर्माण की बृहद क्षमता निहित है। इससे विभिन्न रोगों के निजात में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई देने लगी है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को उसकी तीव्रता के बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशे से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। 4 डिग्री सेल्सियस। अमेरिका में एफ लेवी के रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कारक का श्रेय है। इसने सर्वप्रथम, रिपीट करते हैं, अमेरिका के एफ लेवी को रेडियो कार्बन प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 1949 में कार्बन पर आधारित तिथियों की गणना की घोषणा की थी। रेडियो कार्बन का अर्थ है इस कार्बन 14 के विघटन प्रक्रिया से संबंधित। इसमें कार्बन का मात्रा जितना कम होगा उसका आयु उतना अधिक होगा।
व्यक्तियों के जेनेटिक स्तर की पहचान में इस्तेमाल तकनीक को ही एन फिंगरप्रिंट अथवा डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी के जले हुए अथवा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों की भी पहचान की जा सकती है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकीय नमूने की जरूरत पड़ती है। जैविकीय नमूने में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल के टुकड़े, वेड़ी, त्वचा, कोशिका, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थि मज्जा अथवा किसी ऊतक की कोशिकाएं शामिल की जा सकती है। ज्ञातव्य है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहली बार 1984 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक याकेल जेफरी ने किया था। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि वायुयान की गति तथा दिशा की स्थिति क्या है। विश्व में प्रथम ताप उष्मीय वल्कनीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कवारती में स्थापित किया गया था। प्रथम ताप उष्मीय विलवनीकरण संयंत्र यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर और लवण जल का उत्पादन करेगा। कैसिनी नासा द्वारा शनि एवं उनके उपग्रह के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। कैसिनी नासा का है ये। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिण फ्रांस के काद्रास नगर में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान गोवा में हिमालय से काफ़ी ऊंचाई पर एक अनुसंधान केंद्र ध्रुवीय एवं क्रायोस्फीयर रिसर्च स्थापित किया है, जिसे हिमांस कहा गया है। यह 13,500 फीट ऊंचा यानी 4,000 मीटर से अधिक से ऊपर स्थिति पर सुदूर स्थान पर स्थित है। भारत के गुजरात में स्थित चारंका सौर पार्क अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है। सौर तालाब परियोजना भुज, जो कि गुजरात में स्थापित किया गया। हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है तथा राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सौर ताप ऊर्जा केंद्र का स्थापना किया गया है। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाते हुए दीव मार्च 2018 के प्रारंभ में सौर ऊर्जा के 100% चलने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। गौरतलब है कि दीव के क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है। जमीन की कमी के बावजूद लगभग 50 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख आधुनिक आविष्कारक हैं, जैसे कि एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, निको होलोन्याक, इसको काफ़ी अच्छे से याद कीजिए क्योंकि 1 से 2 पक्का आ रहा था इस बार। एलईडी, निक हेलोन्याक, मशीन गन का जेम्स पकल है मशीन गन का। मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर, जेट इंजन फ्रैंक विटले, लेज़र का टीएच मेनन, परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहीमर, प्रक्षेपास्त्र वर्नर वॉन ब्रान, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, न्यूट्रॉन बम सैमुअल टी कोहन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एकर्ट एवं मौसली, सुपर कंडक्टर एच कैमरलिंग, टेलीविज़न जे अल्बर्ट, रडार टेलर और यंग, गैस इंजन डैमलर, डीजल इंजन रुडोल्फ। अब यह कुछ प्रमुख संस्थान दिया गया है, इसका मुख्यालय है और यहाँ पे उसका क्या काम है। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। जीव विज्ञान में चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के समाधान के लिए विभिन्न जांचकर्ताओं को एक साथ लाने वाले अंदाज में वैज्ञानिक कार्यक्रम का विस्तार जारी रखा ताकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सके। आगे राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे। इस केंद्र ने अपने पीएचडी कार्यक्रम में युवा वैज्ञानिक प्रतिभा और शोधकर्ताओं को बढ़ावा देने और संरचनात्मक जीव विज्ञान स्टेम सेल जीव विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने की नई पहल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में इसका है। डीएनए फिंगरप्रिंट यह कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों को कृषि जिनसों के नमूने की शुद्धता जांचने और सेवा प्रदान करने के लिए। जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, जीव विज्ञान संस्थान यह संस्था को जोड़ संक्रामक रोग जीव विज्ञान, जीन गतिविधि एवं नियमन और ट्रांसलेशन शोध पर है।
राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान मानेसर माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर। यह केंद्र मिर्गी और ब्रेन मैपिंग पर बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण में लगा हुआ है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम में है। यह केंद्र गंभीर रोग के जीव विज्ञान, तीव्र रोगों के जीव विज्ञान और रोग जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रम पर काम कर रहा है। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान इम्फाल, यह संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जैव संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग में लगा हुआ है। राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान, ये कल्याणी में है। यह संस्थान स्वास्थ्य एवं रोगों के लिए जीनोमिकी की तीव्रता लाने तथा रोगों के स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की जानकारी देने वाले जीनोमिक प्रमाण तलाशने में जुटा हुआ है। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद, यह केंद्र विविध विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। आगे राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, इस संस्थान में संक्रमण रोग बुसेलोसिस, थैलेरियोसिस, बेब्सियोसिस, न्यूकेसल डिजीज वायरस, लेक्टोस्पायरोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मेस्टाइटिस, पेस्ट डी पेटिटसुमिनेटस वायरस तथा फुट एंड माउथ डिजीज तथा इन रोगों के निदान एवं रोकथाम के लिए नई तकनीक या नया तरीका विकसित करेगा। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, यह केंद्र उसी स्थान पर बायोटेक क्लस्टर बनाने के लिए अनुसंधान कार्यालय एवं प्रौद्योगिकियों में जुटा रहा। तो ये आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी पूरा खत्म हो गया। इसके बाद अगले लेसन पे आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।